हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऑप्शन ए योग्यता की चाह, प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह या सत्ता की चाह। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। योग्यता की चाह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या अमूर्त सक्रियात्मक। संवेदी चालक जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष का होता है और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष का होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, यानी क्रियाएं बदलता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। ये लेव वाइगोत्स्की के जेडपीटी से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या मातृभाषा जिसे हम घर की भाषा बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मातृभाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रतिभावान विद्यार्थी में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए। ऑप्शन है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर आगे बढ़े, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। शिक्षक को बच्चों के सामने सबसे पहले सरल अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में उल्टा लिखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है। शिक्षक को इससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। 2 प्रेरणा होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य प्रेरणा होता है। आंतरिक प्रेरणा वह होता है जब हम कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा वह होता है जब हम दंड से बचने के लिए या किसी लालच से कार्य करते हैं, जैसे पुरस्कार पाने के लिए या दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं, वह हमारा बाह्य प्रेरणा होता है। आंतरिक प्रेरणा जब हम कुछ सीखने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। इसमें अध्ययन दंड से बचने के लिए हो रहा है, यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। इसमें भी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन हो रहा है, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है।
ऑप्शन ए हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। बच्चा सबसे पहले समाजीकरण अपने घर से सीखता है, अपने माता पिता और अपने भाई बहन से सीखता है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन में लिखा है सही नहीं है। जहां भी नहीं हो क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है, विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचन चिंतन में मदद मिलती है। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह गलत है, प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन, इसमें आपके सामने दो कथन है, ए कथन और आर कथन है। आपको बताना है कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। कथन ए है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन आर है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रियाओं में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म करना चाहिए। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? ऑप्शन ए है, शैशव अवस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व सक्रियात्मक की आयु 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। मूर्त सक्रियात्मक की आयु 7 से 11 वर्ष का होता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की आयु 11 से 15 वर्ष का होता है। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक या अंतःवैयक्तिक? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? ऑप्शन ए है, बी को डी के रूप में यहाँ पढ़ना होगा, आप सुधार कर लीजिएगा। बी को डी के रूप में पढ़ना, 21 को 12 के रूप में पढ़ना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। आपको बताना है इन चारों में कौन पठन वैकल्य की पहचान है, यानी डिसलेक्सिया की पहचान है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बी को डी के रूप में पढ़ना, 21 को 12 के रूप में पढ़ना, यह पठन वैकल्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? व्यवहारवादी, अनुकरण करके सीखना, सामाजिक संरचनावादी, प्रतिपादक शिक्षण?
ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ये तीनों बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर या लॉरेंस कोहलबर्ग? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा लेव वाइगोस्की। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभव को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दे, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा पूछताछ आधारित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न पूछा है विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है? ऑप्शन सी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी का विकास अलग अलग होता है। कोई जल्दी से चलना दौड़ना सीख जाता है, कोई धीरे से चलना दौड़ना सीखता है, कोई लेट से पढ़ना सीखता है, कोई जल्दी पढ़ना सीख जाता है। यानी व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इस ऑप्शन में कहा गया है कि विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, जो गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे हम जेडपीडी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? समावेशन में कौन बाधक है? ऑप्शन है कक्षा का अनुशासन, एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बाधक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन के विद्यार्थी की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपको बताना है कौन जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन है बोरियत, तनाव,
जिज्ञासा या भय? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मध्य बाल अवस्था का काल 6 से 11 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, डैश डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, परिवार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन के योगात्मक तरीके, परीक्षा के लिए सीखना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? प्रतिभाशाली, आसान और बहुत ही सरल सामग्री देना, स्वलीनता, कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलते रहना, पठन वैकल्य, उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम की कौशल, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उच्च क्रम चिंतन कौशल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण या संरक्षण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। प्रश्न में नहीं पूछा था, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला क्वेश्चन, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा।
ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षा में समानता। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। ऑप्शन बी सही होगा, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। एक कक्षा में बच्चे की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित रखकर, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। ऑप्शन डी सही होगा, मूल्यांकन का केंद्र अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना है। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए? प्रश्न पूछा है किससे बचना चाहिए। ऑप्शन है, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों के समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। ऑप्शन ए गलत है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हमसे पूछा था किससे बचना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? इस प्रश्न में भी पूछा है किसके प्रयोग से बचना चाहिए। उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृति में प्रचलित आदरुत। ऑप्शन बी हमारा सही है, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन, युवा अवस्था। बच्चा सबसे अधिक भाषा विकास प्रारंभिक बाल अवस्था में करता है, इसकी आयु 3 से 6 वर्ष होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। प्रश्न आपके सामने है, आप उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। ऑप्शन ए सही होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्ति यथोन्त अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं,
कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? बताना है कौन सा पाठ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। रटना पाठ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी हमारा गलत है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से यहाँ से होगा, आपसे कर लीजिएगा। अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। अपसारी चिंतन वह होता है, सोच वह होता है जब आप विभिन्न दिशाओं में सोचते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि कितना जोड़ने से 10 होता है, तो आप अलग अलग उत्तर दोगे। कोई बच्चा देगा 2 और 8 जोड़ने से 10 होगा, कोई बच्चा देगा 7 और 3 जोड़ने से 10 होगा। अपसारी सोच वह है जब आप यस या नो में जवाब देते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न पूछ दे 8 + 2 जोड़ने से कितना होगा, तो आपका जवाब एक ही रहेगा, 10 होगा। इसे हम ओपन माइंडेड बोलते हैं और इसे क्लोज माइंडेड बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा, अपसारी चिंतन। सोच चिंतन भी बोलते हैं, सोच भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। अगर अनुपमा एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट जोड़कर पढ़ाती है तो इससे क्या होगा, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सही होगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतःविषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलापन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। ऑप्शन ए है दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा सही है। और ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। आप बताइए कौन कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, एक प्रगतिशील कक्षा अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता या समृद्धता या जेंडर धमकी। जब आप किसी एक तरफ झुके हो, लड़के की तरफ या लड़कों की तरफ या लड़कियों की तरफ, वह जेंडर पक्षपात होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जेंडर पक्षपात। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में कैसी आकलन योजना यहाँ कैसी होगा, आप कैसी कर लीजिएगा। आप अपनी कक्षा में कैसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। ऑप्शन डी सही होगा, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है? गति विशेष असक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवीणता से, सांगीतिक योग्यता से, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित, निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्रीय। आप चारों में बताना है कौन से अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए कौन सही है। अधिगम को ये चारों प्रभावित करते हैं। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। ऑप्शन डी सही होगा, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया से होता है। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? जेंडर अस्थायित्व, जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता। जब कोई सोच पहले से चली आती है उसे हम अपना लेते हैं। जैसे पहले ये लोग सोचते थे लड़कियां घर पे रहती है और लड़के बाहर जाते हैं, अगर हम अभी वर्तमान में वही लागू करेंगे तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पहले से आ रही सोच को अपनाना जेंडर रूढ़िबद्धता होता है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण या मनन। बताना है। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा शामिल है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा शामिल है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा शामिल है। ऑप्शन डी पहला और तीसरा शामिल है। आपको बताना है समालोचनात्मक चिंतन में कौन कौन से शामिल है। ये तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, अधोगामी सिद्धांत। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद, बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए सही होगा, लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावाद। प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता। ऑप्शन सी सही होगा, सृजनात्मकता। अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावकों को सूचित कर सकती है। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। ऑप्शन बी सही होगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? कलन विधि, अन्वेषण, बिना बोध के प्रयत्न, त्रुटि दोहराव, प्रकार्यात्मक अबद्धता। ऑप्शन ए है पहला और चौथा सही है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन डी तीसरा और चौथा सही है। बताइए कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। विकास के विषय में सही वक्तव्य चुनिए। विकास एक दिशाई और एक आयामी होता है। विकास परिवर्तनीय है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, विकास परिवर्तनीय है। फातिमा तर्क करती है, आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? सामाजिक अनुबंध अभिनवीकरण, कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण,
दंड आज्ञा पालन अभिनवीकरण। ऑप्शन सी सही होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? प्रश्न पूछा है नहीं है, विशेषण, निरूपम, रचना, प्रत्यास्मरण। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्यास्मरण उच्च चिंतन कौशल के एग्जाम्पल नहीं है। इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। प्रश्न में नहीं था, ऑप्शन डी गलत है, इसलिए सही होगा श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान। ये गलत है, हमें सभी बच्चों को एक साथ समावेशी तरीके से शिक्षा देना है एक ही विद्यालय में। अभी की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? सामाजिक संरचनावादी, व्यक्तिगत संरचनावादी, परंपरागत कक्षा, बहुभाषीय कक्षा। ऑप्शन ए सही होगा, सामाजिक संरचनावादी। निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? प्रश्न पूछा है नहीं बढ़ाएगी। जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर, अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। ऑप्शन डी नहीं बढ़ाएगी, यह गलत है, बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? ऑप्शन बी सही होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश डैश कहलाती है। वाचन वैकल्य, स्वलीनता, अधिगम असहायता, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और अब उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, वाचन वैकल्य। निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वह गलती करना छोड़ ना दे। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? बताना है 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता,
क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, संक्रामक अनुमान एवं क्रमबद्धता। ऑप्शन सी सही होगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व, जहां तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल, कक्षा में विजातीय आधारभूत समूह बनाना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सही उत्तर का सिलेक्शन कीजिए। ऑप्शन ए गलत है, इसलिए सही होगा, ये जोखिम वाला है। अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, ये संभावित जोखिम वाला था। अगला क्वेश्चन, आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी सही होगा, आकलन का उद्देश्य अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव। ऑप्शन सी सही होगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेदनात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेदनात्मक। ऑप्शन सी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है आपको बताना है। ऑप्शन सी सही होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। ऑप्शन ए सही होगा, केंद्रीकरण। जेंडर जन्म के समय निर्धारित होता है, आनुवांशिक विशेषताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है, एक आंतरिक गुण है। ऑप्शन सी सही होगा, जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ऑप्शन सी सही होगा, दंड और आज्ञा पालन। किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। संवेदी चालक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन बी सही होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने वाले शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, आलेख वैकल्य, गणन वैकल्य, ध्यान एवं अतिरिक्त सक्रियता विकार। ऑप्शन बी सही होगा, आलेख वैकल्य।
निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन ए सही होगा, अपसारी चिंतन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। ऑप्शन बी सही होगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पत्तियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी सही होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने का मौका देता है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए और सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था 3 से 6 वर्ष का होता है। मध्य बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष का होता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। अब सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? प्रश्न पूछा है किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग। ऑप्शन सी सही होगा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, इससे शिक्षक को बचना चाहिए। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? जीन पियाजे, हावर्ड गार्नर, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन बी सही होगा, हावर्ड गार्नर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा सही है और ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अब बताइए चारों सही है, कौन गलत है, कौन सही है? पहला गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? बताना है कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। ऑप्शन बी अक्षर वाली पुस्तकों को नहीं पढ़ पाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। होंगे अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। जल्दी बताइए कौन सही है, कौन गलत है।
कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकार, कठोर और अटल नियमों का निर्धारण, रचना, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। ऑप्शन डी सही होगा, मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? पत्र दिया जाता है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न किया जाता है। कौन संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? ऑप्शन डी सही होगा, कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप योग्यता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग। ऑप्शन बी सही होगा, संज्ञान और संवेग। विकासात्मक परिवर्तनों का अनूठा संयोजन किसी कारक, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरणीय कारक। ऑप्शन ए सही, नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन बी सही होगा, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अध्यापिका द्वारा है, एक टीचर 10 अंकों वाले नंबर को 3-4 भागों में बांटकर बच्चों को याद करने के लिए कहती है, ये क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, ये खंडीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या मूल्यांकन का मानकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद को सिफारिश करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा, मानकीकृत पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रटकर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? प्रश्न में नहीं है। आवश्यकता के अनुसार पाठचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन। ऑप्शन डी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, इसमें प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन हो रहा है। और ऑप्शन सी भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, इसमें शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए अध्ययन हो रहा है। माता पिता से दंड से बचने के लिए अध्ययन हो रहा है। ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है,
और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसा कि पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। मध्य बाल अवस्था का आयु होता है 6 से 12 वर्ष। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी सही और तर्क कर सकता है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश डैश और डैश डैश होना बहुत जरूरी है। गतिशील, लचीला, संरचित, अन्वय, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक या व्यवहारवादी। एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीला ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन ए सही होगा, भाषाई। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार या छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। ऑप्शन बी सही होगा, स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार। इस प्रश्न में दो कथन है, आपको बताना है कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। कथन ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। कथन आर है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत है। जल्दी से बताइए कौन सही है कौन गलत है। दोनों कथन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। ऑप्शन अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, अनुवांशिक निर्धारित। व्यवहार होता है ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कथन आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन बढ़ावा देना चाहिए। चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा, सभी छात्रों में अपनेपन की सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के समाजीकरण संदर्भ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था,
ऑप्शन बी है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। ऑप्शन डी है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए सही होगा, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, कि कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। ये सही होगा, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद बच्चों के आत्म केंद्रीयता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। ऑप्शन सी सही होगा। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों, सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या तुरंत याद करके। के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। डैश डैश बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, विद्यालय, जनसंचार, धर्म या परिवार। प्राथमिक संस्था है। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं, रटन स्मृति, सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल। सी सही होगा, आलोचनात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना। अव्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास की। ऑप्शन बी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा। विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी वातावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण और आनुवंशिकता के अंतर क्रिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या अमूर्त सक्रियात्मक? वह पारंपरिक अवस्था में है। ऑप्शन बी सही होगा। वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है, उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जा कार्य को लंबे समय तक जारी रखना, स्थितियों का अवबोधन और समझना, पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। ये गए स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, तीसरी स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है?
जहां भी बच्चों का परिवार होगा वो बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था होगा। ऑप्शन डी मनोदशाओं, स्वभाव और आशा। स्थानिक या तार्किक गणितीय। ऑप्शन ए सही होगा। कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। और न ही वातावरण। दंड दे के सुधारा जा सकता है, तो वो क्या प्रभावित साबित करना चाहता है, उसे क्या जानता है, वो विकास किससे प्रभावित होता है। बीच सही प्रतिस्पर्धी को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। संप्रदायों की समझ को महत्व देना चाहिए। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन ए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों का सबसे अधिक भाषा विकास होता है। बाद में किसकी भूमिका अहम है। भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा। ऑप्शन ए सही होगा। भाषा पुरस्कार देना अधिगम करता, इससे आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों ही क्षीण होती है। पुरस्कार देने से आंतरिक प्रेरणा घट जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। विभेदन, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, प्रेतकरण और नामांकित करना। ऑप्शन सी सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। जेंडर एक डैश अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक या शारीरिक। ऑप्शन सी सही होगा। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है। अधिगम के निम्नतर स्तर को सतत जेड स्कोर को आकलन आधार मानने वाला परीक्षण वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को क्रम प्रदान करे। ऑप्शन ए सही होगा। अधिगम के निम्नतर स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर, पुनर्बलन। ऑप्शन बी सही होगा। सहपाठी सहयोग। अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स एवं अध्यापिका को दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाना तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है। जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, जेंडर समरूपता। अगर कोई अध्यापक महिलाओं को नर्स या टीचर दिखाता है और पुरुषों को डॉक्टर या पायलट दिखाता है, इससे क्या चिन्हित होता है आपको यह बताना है। यह जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर,
बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। ऑप्शन ए सही होगा, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। ऑप्शन सी सही होगा, सृजनात्मक बुद्धि। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद, पाठ्यपुस्तक आधारित अध्यापन। ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक संरचनावाद। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे। उसे क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना करनी चाहिए। बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए। भौतिक पुरस्कार देना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा, बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। लेवाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयौगिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऑप्शन ए सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रूप अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान न हो, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार न मिले जिससे कि उसकी आदत न पड़े, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना। ऑप्शन ए सही होगा, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से, विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, भिन्न भिन्न विषयों में लड़के लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों से। ऑप्शन बी सही होगा, जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता है। ऑप्शन डी सही होगा, यह व्यवस्था की असफलता है। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। प्राथमिक, संरचनात्मक, द्वितीय, विश्लेषक। विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी सही होगा। डैश डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। अमूर्त सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक, संवेदी गामक या पेशीय। अमूर्त सक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष का होता है। मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। संवेदी जन्म से 2 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, पूर्व सक्रियात्मक। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि।
ऑप्शन सी सही होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। निम्न में से किस युग में मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन, लेखन वैकल्प, विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, समावेश, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पे लिखना होगा, आप लिखना कर लीजिएगा, लिखना सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन बी सही होगा लेखन वैकल्प, विषय लिखने में कठिनाई। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन, शास्त्रीय अनुकूलन, न्यूनतावाद, संरचनावाद। ऑप्शन डी सही होगा संरचनावाद। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है? छात्रा की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है, छात्रा की अभिप्रेरणा पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है, छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है। ऑप्शन सी सही होगा छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर ढकेलता है। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश डैश की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व या उत्कंठा। ऑप्शन सी सही होगा गर्व। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए सही होगा लेव वाइगोस्की। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता, जेंडर समानता। किसी एक तरफ झुकाव जेंडर पक्षपात कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन ए सही होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत एवं इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। ऑप्शन बी सही होगा संकेत एवं इशारे देना। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? प्रश्न पूछा किससे बचना चाहिए? ऑप्शन है हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करें, हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें, कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। ऑप्शन बी सही होगा प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्प, पठन वैकल्प, भाषा वैकल्प, गति समन्वय वैकल्प। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डैश डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है भागना, चित्र बनाना, निचोड़ना, चलना, पकड़ना और चढ़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना।
स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी मांसपेशियां यूज होती है, जैसे चलना दौड़ना, और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी मांसपेशियां यूज होती है, जैसे पेन पकड़कर लिखना, चित्र बनाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भागना और चित्र बनाना। भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है और चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं और इसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष स्कूलों में भेजकर कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। ऑप्शन ए सही होगा, यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील जनरल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन व समकक्षी मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। इस्तेमाल नहीं होता होगा, प्रश्न में नहीं था। ऑप्शन सी गलत है, इसलिए सही होगा केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम में के अनुकूल बना ले। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा सही है और ऑप्शन डी पहला और तीसरा सही है। जल्दी से आप चारों कथन पढ़ के ये बताइए कौन कथन गलत है और कौन कथन सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? अधिगम अक्षमता, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, निराधार दावे, अस्थायी संकल्पनात्मक ठहराव। ऑप्शन बी सही होगा, किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आवेगशीलता, प्रतिवर्तनता, अतिक्रियाशीलता, सृजनात्मकता। ऑप्शन डी सही होगा, सृजनात्मकता। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है। वह इस कार्य से प्रेम करती है और यह उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, अभावजन्य आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। ऑप्शन बी सही होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समांतर खेल, एकांगी खेल, स्वतंत्र एकांकी खेल। ऑप्शन ए सही होगा, कल्पनाशीलता वाला खेल। वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में। जिन छात्रों में पठन वैकल्य की दिक्कत होती है उन्हें पढ़ने व लिखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ
अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। ऑप्शन डी सही होगा। उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ले वाइगोस्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा, वेदन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाठ, समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग। ऑप्शन सी सही होगा। सहकर्मी बातचीत और पाठ। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। ऑप्शन डी सही होगा। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए सही होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, मतलब मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्वाभास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि पूर्वाभास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर होता है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। ऑप्शन ए सही होगा। शीर्षगामी सिद्धांत। 2 कथन है, बताना है कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। कथन ए, सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। कथन आर है, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावात्मक सुरक्षा महसूस करें। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत है। आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सहसंबंध नहीं है। विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। ऑप्शन ए सही होगा। उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या चरण के समनुरूप है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 11 साल से ऊपर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 से 7 साल। ये गलत है। ऑप्शन सी सही होगा, 7 से 11 साल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था का चरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है या रखती है। शिक्षक को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहर्त्या या खंडन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाव नियमन। संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्ययों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उप संप्रत्ययों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रवण सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूर्त संसाधनों व बहुत से दृश्य श्रवण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। 328 को 984 से गुणा करो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। ऑप्शन डी सही होगा, शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश डैश होनी चाहिए। वेधन और अभ्यास पर आधारित, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, पाठ्य पुस्तक पर शिक्षक केंद्रित, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख। ऑप्शन बी सही होगा, अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा कथन है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तीसरा कथन है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। चौथा कथन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। ऑप्शन ए है तीसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन बी पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। तीसरा कथन गलत है, बाकी सब कथन सही है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है और चौथा कथन सही है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में
निम्नलिखित से किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, निजी विद्यालयों में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए अलग विद्यालय। ऑप्शन बी सही होगा, निजी विद्यालयों में आरक्षण। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करे, विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सकें, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की भूमिका की उपेक्षा करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों को द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? वाचन की अधिविस्तारण, तार प्रसित वाचन, नववाद या बकवाद। ऑप्शन बी सही होगा, तार प्रसित वाचन। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? प्रश्न पूछा किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। ऑप्शन सी से बचना चाहिए, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए शिक्षक को। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाषिक। लेवाइगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। ऑप्शन सी सही होगा, भाषा और संस्कृति। छात्रों को विभिन्न प्रकार के सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। यथवंत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम, निर्देशात्मक अधिगम। ऑप्शन सी सही होगा, अन्वेषित अधिगम। रमनी की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए? विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रयोग करके, छोटी मुद्रा वाली कार्यशील प्रदान करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। ऑप्शन सी सही होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता, निगमन परीक्षण, स्मृति सहायक विधियां, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ऑप्शन ए सही होगा, अनुरूपता। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिसंज्ञान। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ऑप्शन डी सही होगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है।
निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। ऑप्शन ए सही होगा, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। आपको बताना है कौन अधिगम में अवरोधक है। ऑप्शन बी गलत है, इसलिए सही हो जाएगा, यह अधिगम में अवरोधक है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। ऑप्शन ए सही होगा, यह सीखना कि कैसे सीखना है। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास का निरंतरता, विकास का अनिरंतरता, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। ऑप्शन बी सही होगा, विकास का अनिरंतरता। लेवाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन, केवल अध्यापन, केवल मूल्यांकन, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। ऑप्शन ए सही होगा, अध्यापन और मूल्यांकन। डैश डैश विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अविचारी चिंतन पर बल देना, सहमति के प्रति सहनशीलता। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा सही है। आप देख लीजिए चारों कथन, बताइए कौन सही है और कौन गलत है। अब आप उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, संगठन। ऑप्शन ए सही होगा, समायोजन। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, अंतरपक्षता का प्रदर्शन, पाठ, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पाठ। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।